दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने मध्य प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। भाजपा की हार के बाद पार्टी संगठन पूरी तरह एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, तुलसी सिलावट और उपचुनाव के प्रभारी रहे ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा समेत चुनाव से जुड़े वरिष्ठ नेताओं ने हार के कारणों पर मंथन किया। बैठक में शामिल हुए भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने भितरघात के गंभीर आरोप लगाए। पार्टी ने पूरे मामले की जांच और चुनावी समीक्षा के लिए 2 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। दतिया हार पर भाजपा में मंथन, सीएम हाउस में हाई लेवल समीक्षा बैठक, आशुतोष तिवारी ने लगाए भितरघात के आरोप, जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति गठित, गौरव रणदिवे और अंबा राम को सौंपी जिम्मेदारी, हार के कारणों की करेंगे विस्तृत समीक्षा, कमेटी की रिपोर्ट पर होगी कार्यवाही। दतिया चुनाव के परिणामों की हमने समीक्षा की है। अनेक सारी बातें ध्यान में आई हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे जी और प्रदेश के वरिष्ठ नेता अंबाराम कराड़ा जी के नेतृत्व में 2 सदस्यीय समिति बनाई है। वह समिति वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं से, चुनाव में लगे विभिन्न कार्यकर्ताओं से जो भी जानकारी आवश्यक होगी वह एकत्रित करेगी। कहां कैसे हमसे क्या चूक हुई उसकी जानकारी लेगी और जो भी आवश्यक कार्रवाई उस संदर्भ में अपेक्षित होगी वह करेगी। संगठन की मर्यादा जिन्होंने भी उल्लंघी होगी निश्चित तौर पर संगठन उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। उधर कांग्रेस भी संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। नई दिल्ली में हुई मध्य प्रदेश कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक में जिलाध्यक्षों के रिपोर्ट कार्ड, संगठन सृजन अभियान और कमजोर प्रदर्शन करने वाले नेताओं पर चर्चा हुई। जिलाध्यक्षों को 4 श्रेणियों में बांटकर मूल्यांकन किया जा रहा है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलाध्यक्षों से राहुल गांधी सीधे संवाद करेंगे, जबकि कमजोर प्रदर्शन वाले पदाधिकारियों में बदलाव के संकेत भी दिए गए हैं। वहीं बीजेपी की समीक्षा पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी में हर जिले में सिर्फ फुटअव्वल है। बीजेपी ने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को ही तहस नहस कर दिया है। ये राजनीतिक कारण ढूंढेंगे चुनाव हारने के, किसने सैबोटेज किया, किसने काम किया, किसने नहीं किया, तो ये सही समीक्षा नहीं होगी। एक तो ये कल्चर बन गई है, लोग बहुत अजीज आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अब ये राजनीतिक कारण ढूंढ रहे हैं कि किसकी किस राजनेता की हिस्सेदारी में क्या बैठा, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अभी तो बहुत सिरफुटअव्वल है बीजेपी में, आप सब समीक्षा करिए तो हर जिले की। जब आप पूरी पॉलिटिकल कल्चर को ही आपने डिस्ट्रक्शन कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, विद्रूप कर दिया है, तो किसी को दल बदल में भी शर्म नहीं बची। किसी भी नेता को अपनी पार्टी में मिला लो, सैबोटेज करवा दो। बहरहाल एक तरफ दतिया की हार पर भाजपा आत्ममंथन कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की रणनीति बना रही है। यानी उपचुनाव के बाद दोनों प्रमुख दल अब 2028 की राजनीतिक तैयारी में जुट गए हैं। भाजपा हार की वजह तलाश रही है, जबकि कांग्रेस जीत की लय को संगठनात्मक मजबूती में बदलने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा समीक्षा और सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्या हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स। दतिया की हार पर भारतीय जनता पार्टी के मंथन के क्या है मायने? क्या भाजपा का मंथन बड़े बदलाव की आहट है? भाजपा की हार पर कांग्रेस क्यों है हमलावर? उपचुनाव के नतीजे से कितने बदलेंगे सियासी समीकरण?
तो दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने मध्य प्रदेश की सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी है। भाजपा की हार के बाद पार्टी संगठन पूरी तरह से एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, तुलसी सिलावट और उपचुनाव के प्रभारी रहे ग्वालियर के सांसद भरत सिंह कुशवाहा समेत चुनाव से जुड़े हुए वरिष्ठ नेताओं ने हार के कारणों पर मंथन किया। पार्टी ने पूरे मामले की जांच और चुनावी समीक्षा के लिए 2 स्तरीय समिति का गठन कर लिया है। तो दूसरी ओर कांग्रेस में भी बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं संतोष सिंह गौतम जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडी24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय धवले जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अजय जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी स्वागत है। शुरुआत संदीप जी, चलिए आपसे कर लेता हूँ। अभी जैसे मैं मुकेश नायक जी की बात सुन रहा था, लास्ट में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो थोड़ा सा मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि भाई किसी को भी अपनी पार्टी में शामिल कर लो, किसी को भी सैबोटाज कर लो, जो नहीं माने उसको दूसरे तरीके से हैंडल करो। तो ये बात कहीं ना कहीं थोड़ी सी गंभीर बात उन्होंने कही है, और मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या ये फैक्टर भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहा दतिया उपचुनाव में? संदीप, फैक्टर तो जिम्मेदार होता ही है, लेकिन डिस्ट्रॉय जैसी बात मुझे नहीं समझ में आती, क्योंकि ये कल्चर कोई आज नहीं हुआ है। दल बदल का, पार्टी का मतलब लोगों का वहाँ से हटना या दूसरे दल में चले जाना, ये सब चीज़ें पहले भी होती रही हैं, और अब मतलब ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, न्यून अधिक हो सकता है कि किसी समय में ज़्यादा हुआ, किसी समय में कम हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये बात उतनी नहीं बैठती। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि दतिया के चुनाव पे जो बात हुई है, देखिए यहाँ पे सेबोटेज जैसी बात नहीं थी, यहाँ बहुत आंतरिक प्रतिशोध जैसी बात थी। क्योंकि दोनों ही पार्टियों में ये एक संयोग की बात है कि कांग्रेस में भारती जी जो इतने पुराने नेता थे, उनको मतगणना के पहले ही उनका निलंबन हो गया, तो एक प्रकार से सेबोटेज कांग्रेस में भी उसकी वो बात रही। और जो बात भारतीय जनता पार्टी में भीतराघात की बात जो सामने आई है, उसमें भी हम ये देखते हैं कि उसमें लेकिन पूरा परिदृश्य आप देखेंगे तो मतलब मुख्य तौर से अगर बात करेंगे उसमें नरोत्तम मिश्रा जी की ही बात आएगी। तो वो पूरी तरह पार्टी के साथ प्रचार प्रसार में लगे रहे, तो कम से कम वो मतलब विलिंगली लगे नहीं लगे वो तो कोई किसी के अंदर बैठा नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली वो करेक्ट रहे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं उसमें मतलब ये प्रूफ होगा। और रही बात जांच कमेटी की, तो जांच कमेटी जो बात की, क्योंकि पार्टी कैडर है, मर्यादाएं हैं, उसकी अपनी काम करने के तरीके हैं, वो जांच रिपोर्ट होगी, उसमें लोगों के बयान होंगे। अब देखिए, कई लोग सामने बयान नहीं देना चाहते, कोई बुरा नहीं बनना, बहुत सारी चाहते, क्योंकि ये कोई अनुशासन मतलब कोई दंडात्मक पार्टी तो ऐसी है नहीं कि वहाँ पे कोई कार्रवाई हो जाएगी या पुलिस मिलिट्री टाइप कोई अनुशासन है। तो वो सब चीज़ें भी, राजनीति में बहुत स्वतंत्रता होती है, लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है। तो वो बात कितने लोग कह पाएंगे, कितने कर पाएंगे, तो ये अपने आप में एक अलग मुद्दा हो जाएगा। लेकिन ये बात सच है कि इस बार दतिया का चुनाव बहुत ही रोचक रहा, और निर्णायक तौर से वो बात सामने हम देख पा रहे हैं। जी जी। संतोष जी, क्या दतिया में जो आपको जीत मिली है, आप इसे सिर्फ स्थानीय मुद्दों की जीत मानते हैं, या फिर आप ये मानते हैं कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है 2028 को लेकर के? कह पाएंगे, कितने कर पाएंगे, तो ये अपने आप में एक अलग मुद्दा हो जाएगा। लेकिन ये बात सच है कि इस बार दतिया का चुनाव बहुत ही रोचक रहा, और निर्णायक तौर से जी जी, जिससे सत्ता की जड़ें हिल गई। तो मैं समझता हूँ अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कोई सामान्य घटना नहीं, दिव्यांशु जी। इस्तीफा परंपरा भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी, और जैसा कि खुद राजनाथ सिंह ने कहा था कि ये एनडीए है, इसमें इस्तीफे नहीं होते हैं, और उसके बाद भी अगर इस्तीफा लेना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान का, सरकार को झुकना पड़ा, और अमित शाह नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाही प्रवृत्ति के लोगों को अपने कदम वापस लेना पड़े और इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान का, तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र के में अब जो है बच्चे जो है जेनजी वो इतने स्ट्रांग हो चुके हैं जो कि इस तानाशाही सरकार पर दबाव बनाने की क्षमता रखते हैं। तो पूरे भारत में जो जनाकांक्षाएं थी उसका प्रतिबिंब था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और उसका इस चुनाव पर भी गहरा असर पड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी के केवल यहाँ दतिया के चुनाव को छोड़ दीजिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा फैक्टर था, ये था, वो था, भीतरघात था, लेकिन बांकीपुर में जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, वहां पर अगर वो अपना जो खुद का बूथ नहीं जिता पाए, बूथ हार गए, जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त करने की बात करती थी, इस देश से कांग्रेस को हटा देना चाहती थी, इतने दम्भ में थी, अभिमान में थी, वहां के जो उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका जो बूथ है वो भाजपा मुक्त
मजबूत हो गया। ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही अच्छे दिन आ रहे हैं, और क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के मुद्दों को उठाती रही है और भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर घेरती रही है। हमने देखा कि इंदौर में किस प्रकार से दूषित पानी पीने से 35 लोगों की मौत हो गई। हमने देखा कि केन बेटवा लिंक योजना के जो वो है प्रभावित, उनको सरकार मुआवजा नहीं बांट रही, वह भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। जो वास्तविक मुआवजा जिनको मिलना चाहिए था वो लोग आज भी बेघर पड़े हैं, उनके खाने पीने के ठिकाने नहीं है, उनके सिर पर छत नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी सरकार इतना रुपया खर्च करने के बाद भी केन बेटवा के जो हितग्राही हैं उनको मुआवजा इसलिए ठीक से नहीं दे रही कि वो अपने ही भ्रष्टाचार में, अपने ही अंतरकलह में लड़ रही है। आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव के इंदौर में किस प्रकार से लड़ाई चल रही है। आप देखिए चिंतामणि मालवीय और मोहन यादव की किस प्रकार से लड़ाई चल रही है उज्जैन में। पूरे मध्य प्रदेश में अंतरकलह मचा हुआ। नरोत्तम मिश्रा वर्सेस बीजेपी देख लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी इनका डिफरेंस की बात अब छोड़ दे, अब उनकी पार्टी के अंदर इतने ज्यादा बिखराव शुरू हो गए कि मुकेश नायक जी ने कुछ गलत नहीं कहा है। अब इनकी जितनी भी पोल पट्टी है, जितना भी इनका दम्भ था, जितना दिखावा था, आरएसएस का दबाव माना जाता था, कहते थे कि आरएसएस का बहुत अंकुश है, कोई आरएसएस नहीं, कोई कुछ नहीं, व्यक्तिवाद हावी हो गया है। 8 घंटे तक दतिया की सड़कों पर जो हमने तांडव देखा है उससे भारतीय जनता पार्टी के सारे अनुशासन की पोल खुल गई है। और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमसे कहने लग गए कि एक सीट अगर बांकीपुर से अगर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अपना बूथ हार गए तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आपके जीतू पटवारी जी चुनाव हारे, आपके इंदिरा गांधी हारी, संजय गांधी हारे, राहुल गांधी जी चुनाव हार गए। अरे भाई, तब आप ही लोग तो थे ना जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि कांग्रेस को मुक्त कर देंगे, कांग्रेस मुक्त कर देंगे इस देश से। तो वो बड़ी बड़ी बातें जब आप करते थे और जब उंगली आपके ऊपर उठ रही है, आज जब आप टारगेट पर आ रहे हो तो आप हमें मर्यादाओं के पाठ पढ़ा रहे हो, राजनीतिक शुचिता की बातें कर रहे हो। तो आज भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बैकफुट पर है और उसके पतन की ये शुरुआत है दतिया का चुनाव। कांग्रेस मुक्त तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी जरूर कांग्रेस युक्त हो गई है। जी धवले जी, क्या कहेंगे संतोष जी की बात पर? जी 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 निश्चित रूप से दिव्यांशु जी, संतोष जी के जीवन में ऐसे अवसर कम आते हैं जहां उन्हें उत्साह का इस प्रकार का वातावरण रहता है, तो उन्हें उसकी मुबारकबाद भी। और निश्चित रूप से ये दतिया की जनता ने जो जनादेश दिया है, भारतीय जनता पार्टी सदैव लोकतंत्र और जनता जनार्दन के निर्णय का विद एब्सोल्यूट ह्यूमिलिटी एंड हेड एंड हार्ट के साथ में उसका स्वीकार करती है। दतिया का उपचुनाव जनादेश सिर्फ एक संख्यात्मक दृष्टि से भले ही हम उसका आकलन कर ले कि कांग्रेस आगे गई और कांग्रेस जीत गई, लेकिन निश्चित रूप से इसके अपने आप भी कैलकुलेटिव मायने हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसकी समीक्षा करेगी, आत्ममंथन करेगी और क्या एक कोर्स करेक्शन हो सकता है, उसका डीप इंटरनल एनालिसिस किस प्रकार से हो सकता है, निश्चित रूप से वो हम सब करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखिए, हम देश की तो बात ही नहीं करते। आज देश में जहां पे हम कहेंगे कि लगभग पूरे देश पे यदि आप मैप उठाकर देख ले तो भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के नेतृत्व वाली सरकारें हैं। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो 2023 का विधानसभा चुनाव हिस्टोरिकल मैंडेट भारतीय जनता पार्टी 163 प्लस सीटें लेके आती है। 2023 का 2023 का अपना विधानसभा, 2024 का लोकसभा, ये कहीं ना कहीं इस बात की बानगी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जीत का ना दम्भ रखा, ना जीत के प्रति हम इतने आसक्त रहते कि हमें हमने काम करना छोड़ दिया था। निश्चित रूप से हम दतिया से सीख रहे हैं। 29-0 के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने काम करना नहीं छोड़ा, हमने परिश्रम किया और अच्छा किस प्रकार से दल को बढ़ा सकते हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। तो दतिया की हार से हमें क्या समीक्षा करनी है, हम क्या सीखेंगे, इसकी हम निश्चित रूप से समीक्षा करेंगे। लेकिन कांग्रेस इस मुगालते में ना रहे कि दतिया जीतने से पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं उसका वोट बैंक बढ़ जाएगा और उसको फिर से वो मिल जाएगा। इसके प्रकार के 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था, भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा था कि हमें 300 पार सीटें, 400 पार सीटें जीतना है, हम नहीं जीत पाए, 240 जीते। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने अन्य राज्यों की यदि बात करें, हम बंगाल जीते जहां हमारी कभी सरकार नहीं रही, हम हरियाणा जीते, हम दिल्ली जीते। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार का एक मैंडेट होता है। निश्चित रूप से मैंडेट का सम्मान होना चाहिए, लेकिन राजनीति में यदि आप इस प्रकार से दम्भ की मुद्रा में आ जाएंगे कि सारा कुछ हमने अब सिक्योर कर लिया एक विधानसभा की उपचुनाव की सीट जीतने से, तो ऐसे राजनीतिक पैमाने नहीं होते। आज वो जीते हैं, निश्चित रूप से उन्हें जीत की मुबारकबाद, जीत की उन्हें शुभकामनाएं। वो दतिया की जनता की जो इच्छाएं हैं, आकांक्षा है, उसकी पूर्ति करें। लेकिन वो इस बात के प्रति भी ध्यान रखें कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है ना। हमने अपने परिश्रम से, अपने संगठन समर्पण से, अपने कार्यकर्ताओं की समर्पण शक्ति से आज देश को, जहां 2 सांसद होते थे, आज वहां से आगे लेके देश की राज करने वाली पार्टी बना है।
तो परिणामों को निश्चित रूप से विश्लेषण होना चाहिए, लेकिन मैं इस प्रकार से भी विश्लेषण हो जाए कि आज भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल शुरू हो गया है, तो ऐसे अनेक अवसर आए जहां से हमने जीरो से स्टार्ट किया, हम आगे बढ़ते गए। रही बात इन्होंने कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हार ली, तो जिनके घर में 3-3 प्रधानमंत्री हुए तो वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, जो देश की आयरन लेडी होती थी वो भी अपनी सीट नहीं बचाती थी। यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसको हमको सबको स्वीकार करने की आवश्यकता है। तो एक डीप इंटरनल एनालिसिस के साथ में भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा के चुनाव को लेती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिलिटी के साथ में हम इसको लेते हैं। हमने विनम्रता के साथ में जनादेश को स्वीकार किया है, बहुत अच्छा काम करेंगे, दतिया की जनता को कन्विंस करेंगे। 28-29 में जब दतिया जाएंगे तो निश्चित रूप से वहां विजय का परचम लहराएंगे। यही बात थोड़ी देर पहले संतोष जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो भाई 3-3 पूर्व प्रधानमंत्री वो भी हारे, राहुल गांधी जी भी हारे ही हैं, तो उसमें कोई खास बात नहीं है। अच्छा संदीप जी, आपके पास आना चाहूँगा। एक तो ये सवाल उठता है कि भाई इस उपचुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश क्या है, और दूसरा अब जो फैसला आया है, जो जनता ने जनादेश दिया, उसे देखते हुए क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में ही संगठनात्मक स्तर पर कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं? नहीं, अब संगठनात्मक स्तर पे ही परिवर्तन देखने मिलेंगे, क्योंकि सरकार का मोड अब काम करने का, उसको सिर्फ काम दिखेगा, और जो संगठन और सरकार के समन्वय की जो बात अपन करते हैं उससे हटकर अब संगठन को अब अपनी आइडेंटिटी के साथ अलग काम करना होगा, और करेगी ही दोनों। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की संगठन में तो एक प्रकार से एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है, और अब उसके माध्यम से, क्योंकि देखिए जब तक कार्यकर्ता को उत्साहित नहीं किया जाता कहीं भी, किसी भी पार्टी में, नेतृत्व यदि उसके साथ उस तरीके से ना खड़ा हो तो वो टीम नहीं बनती। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि 28 को लेकर कमर कस ली जाएगी, और इस बार जो फाइट होगी वो बहुत तगड़ी होगी, और दोनों तरफ से इस बात का मतलब दतिया का एक नजीर बन जाएगा कि उसको आधार बना, भले वो उसका 28 का सेमीफाइनल फाइनल मैं नहीं कहता, लेकिन इससे एक मुकाबले में एक दिलचस्प मतलब रोचकता तो आएगी। ठीक है संतोष जी, जो बेहतर प्रदर्शन करने वाले जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे राहुल गांधी सीधा संवाद करेंगे, तो क्या लगता है कि भाई राहुल गांधी अगर सीधा संवाद करेंगे तो जैसे कि संदीप जी ने कहा कि भाई एक नई ऑक्सीजन तो आपको मिली गई है, और एक उससे एक नया उत्साह का संचार होगा, और ये जो सीधा संवाद होगा कहीं ना कहीं इससे भी 2028 को देखते हुए लाभ मिलेगा? संतोष जी। ठीक है संतोष जी, कांग्रेस पार्टी को ये नया काम नहीं कर रही है, संगठन का अभियान बहुत पहले से चल रहा है, और लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने की दिशा में जो भी कांग्रेस पार्टी कर सकती है कर रही है, और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अजय धवले जी अपनी बात के बीच में कह रहे थे कि एक जीत से उत्साहित इतना नहीं होना चाहिए कि उसको दिखने कि भारतीय जनता पार्टी को भी अब ये निश्चित मान लेना चाहिए कि उनकी हारें शुरू हो गई है, और उस पर वो भी गंभीरता से चिंतन कर दे। हम भी एक जीत से कोई उत्साहित नहीं हो रहा, हमारा तो लगातार संगठन सृजन चलता रहा है, लेकिन मैं तो उनको केवल ये याद दिला रहा था कि जब वो कांग्रेस मुक्त करने की बड़ी बड़ी बातें करते थे तो उस ओर भी ध्यान दें कि ये भी दिन हर किसी को भी देखने पड़ सकते हैं, और जब चढ़ाव होता है तो उसका उतार निश्चित होता है, ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए दम्भ में वो थे, हम तो केवल ये कहना चाहते हैं कि जो आपका दम्भ था वो समाप्त हुआ दतिया की कांग्रेस की जीत से और बांकीपुर की आपकी हार से। तो कांग्रेस पार्टी का जो पूरा संगठन सृजन का काम है ये लगातार चल रहा है, और निश्चित रूप से हमारे यदि अध्यक्षों से सीधे राहुल गांधी जी बात करेंगे तो उनमें एक ऊर्जा का नया संचार होगा, क्योंकि हमने देखा कि जेन जी के आंदोलन को जैसे ही राहुल जी ने समर्थन दिया उसी दिन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तो सरकार पर दबाव बनाने का, कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का जो राहुल जी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो उससे बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड इस देश में किसी भी और व्यक्ति का नहीं है। राहुल गांधी जी एक यूथ आइकॉन बन चुके हैं, और पूरा जो देश का युवा है उनकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है। उनको पप्पू बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किए, लेकिन आज जो युवाओं का जो स्वर सुनाई दिया जंतर मंतर पर, उससे साबित हो गया कि इस देश का असली पप्पू कौन है। ठीक है धवले जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल आपसे है, जो जेनजी की बात संतोष जी कर रहे हैं कि भाई जेनजी को समझना तो पड़ेगा, भाई जो नई पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, जो बच्चा मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो 2010 में पैदा हुआ, ठीक है, और 2010 में जो बच्चा पैदा हुआ तो वो आज 16 साल का होगा, 2026 में तो 16 साल का है। आज भले ही वो बालिग नहीं हुआ है, लेकिन 29 में जब वोट डलेंगे, मतदान होंगे, तो वो भी अपना वोट मतदान करेगा। अच्छा, वो जब से पैदा हुआ है तब से, जब से उसने होश संभाला है, उसने तो मोदी जी को ही देखा है, वो तो मोदी जी को ही देखता आ रहा है 2014 के बाद से। अगर आप ये कहोगे कि भाई 2014 के पहले क्या, उस समय क्या स्थिति थी, अगर आप उससे सवाल जवाब करोगे वो तो कह देगा कि भैया हम तो तब पैदा नहीं हुए थे, या फिर हमें उतनी समझ ही नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जेनजी को भी तो समझना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर में, जो इतने लंबे समय तक हमने देखा, कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। धवले जी, आप ही इस बात को मानेंगे कि समझने में थोड़ी सी गलती हुई,
और उसी का एक खामियाजा है कि जो बांकीपुर कह लें या अपना दतिया कह लें, वहाँ पर देखने को मिला है। इस फैक्टर्स को भी मतलब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। धवले जी क्या कहेंगे? लगता है धवले जी संपर्क नहीं हो पा रहा, चलिए उनसे बाद में संपर्क करेंगे। जी संदीप जी, मेरा आपसे ही सवाल रहेगा, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं चूक हुई है? नहीं देखिए, उसको ये मान लिया जाए कि उसका एस्टिमेट ही नहीं कर पाए, मतलब उस जो जंतर मंतर पे जो कुछ हुआ वो बहुत ही इतना व्यापक हो जाएगा, इसका अंदाज हमारा उसका इनपुट ही नहीं मिल पाया। अब निश्चित रूप से वो ये बात है कि कहीं ना कहीं प्रभावित तो उसने हर चुनाव मतलब तीनों उपचुनावों को किया है। गुजरात परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा अलग मामला है, लेकिन आप ये देखिए कि स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जो पिछला चुनाव बुरी तरह से हारे थे, मतलब उनकी जमानतें भी जब्त थी, वो वापस, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि बिहार बाकी किसी भी मामले में आप पिछड़ा का हो, राजनीति में बहुत आगे है। मतलब बिहार की राजनीति थोड़ी सी एडवांस है और वहां पे ये चीजें बहुत जल्दी काम करती हैं। और आप देखिए प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से जीत हासिल की है, वो एक अपने आप में एक बात बनी। बात ये नहीं कि वो नितिन नवीन जी की सीट थी या किसी और की सीट थी, वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा एक अलग है। लेकिन वहां पे कमबैक करना और वहां से फिर से खड़ा कर देना, वो एक अपने आप में मुद्दा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई भी पार्टी इस स्थिति में कोई भी मुद्दे को कमजोरी नहीं आंकेगी और उसको अब ढिलाई, मुझे नहीं लगता कि आने वाले चुनाव तक कोई ढिलाई बरती जाएगी। ठीक है, ठीक है। धवले जी वापस आपके पास आना चाहूंगा कि जैसे चलिए ठीक है, बात अलग है, जैसे कि संतोष जी कह रहे थे कि भाई दम्भ टूटा है या अहंकार आ गया था, वो तो चलिए हार जीत लगी रहती है। लेकिन जो भितरघात वाली बात सामने आई है, क्या भैया ये कहा जा रहा है कि नहीं भाई भितरघात हुआ है और इस तरह की चीजें हुई हैं, उससे कैसे आगे चल के निपटेंगे आप? नहीं, दिव्यांशु जी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, निश्चित रूप से किसी न किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति होती है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का राजनीतिक दल है, हम हमेशा से इस बात की अपेक्षा करते हैं और इस बात का आग्रह भी होता है कि हमें किसी व्यक्ति के अधिक हमारे संगठन की जो विचारधारा है, हमारा जो संकल्प है, उसके प्रति आसक्त होना है। तो निश्चित रूप से जिन भी कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार के व्यक्ति की आसक्ति में जिस प्रकार का भी काम होगा, संगठन समीक्षा करेगा, समीक्षा के उपरांत क्या कोर्स करेक्शन करना है, किस प्रकार का इंटरनल एनालिसिस होगा और उस पर क्या एक लाइन ऑफ एक्शन होगा, उस पर काम होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए तो बिल्कुल स्पष्टता के साथ में है कि हमने जनता की सेवा करना, जनता के लिए, दतिया की जनता के प्रति हमारा जो कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट हम भूले नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी निरंतर सेवा के संकल्प के साथ में, चाहे परिणाम जो कुछ भी आया हो, उस कमिटमेंट को डेडिकेशन के साथ में पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दतिया के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ में आगे रहेगी। और हार जीत लोकतंत्र में पार्ट एंड पार्सल होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी एक उपचुनाव से निराश हो जाए ऐसा राजनीतिक दल नहीं है। हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, अपनी कमियों को दूर करेंगे। दिव्यांशु जी नहीं, अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। जैसे आपने कहा कि भाई आप सेवा करने के लिए कमिटेड हैं, आप सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो जो सामने वाली जो जनता है दतिया की, क्या वो आपको मौका देना चाहती है सेवा का? ये भी तो एक अहम सवाल है। क्योंकि देखिए 2023 का तो चलो मान सकते हैं क्या एक नाराजगी थी, वो टाइम निकल गया, लेकिन अभी क्या हो गया 2026 में कि वो नाराजगी अभी भी बरकरार है, कि नाराजगी दूरी नहीं हो पा रही है। दिव्यांशु जी, मैंने शुरुआत में इसलिए कहा कि भारतीय लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि कोई अपने आप में इस बात के प्रति आश्वस्त नहीं हो सकता कि उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। जनता लोकतंत्र में इवोल्यूशन के प्रिंसिपल पे बिलोंग करती है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का एरा है। जो अच्छा काम नहीं करेगा जनता उसे बदल देगी, जिसके प्रति जनता की आकांक्षाएं होगी, जिससे अपेक्षाएं होगी, जनता उसके प्रति जाएगी। तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, उसमें आपको हमको सबको विश्वास रखने की आवश्यकता है। ठीक ठीक। संतोष जी कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक बात तो बिल्कुल निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी बेहद मजबूती से मध्य प्रदेश में अपनी जड़ों को और मजबूत कर रही है। और ये बात साफ है कि 2028 के चुनाव परिणामों के लिए जो कांग्रेस पार्टी को उम्मीदें हैं, उसकी तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसका कारण मैं इसको चुनाव परिणाम को नहीं मानता हूँ। इसका मानता हूँ कि मैं जिस प्रकार से संगठन सृजन के तहत हमारी मेहनत चल रही है, अथक मेहनत चल रही है, राहुल गांधी जी के साथ बैठकें हो रही है, अगर जिला अध्यक्षों की बात उनके साथ लगातार होगी तो निश्चित रूप से उनमें एक उत्साह का संचार होगा। और कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी और तमाम वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में जिस मजबूती से मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रही है, ये बात साफ है कि 2028 में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। ठीक है संदीप जी, आपकी टिप्पणी चाहूंगा संतोष जी की बात पर कि भाई 2028 में परिवर्तन होने जा रहा है। बिल्कुल 28 में तो मैंने कहा, जैसे पहले ही कहा है कि इस बार चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पे देखना ये होगा कि अभी जैसे आपने जांच कमेटी की बात आई यहाँ, तो जांच कमेटी में ये बात सामने आ रही है कि भाई उस पर जांच का तो जो भी होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेंथ है वो निष्कासन कम है, प्रशिक्षण ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को देख के अब कार्यकर्ताओं को और बेहतर प्रशिक्षण की तरफ ले जाया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी अब आने वाले समय बताएगा कि क्या परिणाम आते हैं।
और राजनीतिक दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस की स्ट्रेंथ रही है, कांग्रेस की पहले से ये स्ट्रेंथ रही है कि मतलब राजनीतिक कौशल उसका पारंगत था, लेकिन प्रबंधन में कहीं ना कहीं चूक होती थी। तो मुझे लगता है कि ये लोग प्रबंधकी तरीके से भी काम मतलब करेंगे आने वाले चुनाव में, और इसलिए मुकाबला दिलचस्प होगा। लेकिन द्वितीय के मामले में आप एक चीज और देखिए कि जो तीसरा कैंडिडेट था उसको जो मत मिले, आखिर वो एक शोध का विषय कि वो सेबोटेज किसको हुआ, वो कोई कम वोट नहीं थे। और पर्टिकुलर जैसे आप एक संयोग की बात कह लीजिए कि हमारे मुख्यमंत्री भी डॉक्टर मोहन यादव हैं और वहाँ के वो कैंडिडेट भी यादव थे, तो कयास, क्योंकि राजनीति में तो कयासों का बाजार होता है, कई प्रकार के बयानबाजियां होती हैं, लेकिन ये अपने आप में एक देखना है कि इतने ज़्यादा संख्या, क्योंकि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर 2 पार्टी इलेक्शन होता है। हाँ, यहाँ पे कभी भी ऐसा तीसरी पार्टी का या कोई अन्य दल बहुत दमदारी से कभी अपनी उपस्थिति दर्ज करा नहीं पाया। तो उस मायने में भी ये देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीसरी शक्तियां कहाँ से, मतलब भले ही वो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों से आते हों, लेकिन ये भी मानना मतलब ये भी अपने आप में एक सोचने का विषय है कि ये इस तरीके के इतने वोट मिलना, और आखिर ये वोट अगर वो नहीं होता तो कहीं ना कहीं तो ये वोट होते। बिल्कुल सही बात। वो वो उस समय जीत हार की क्या स्थिति होती, वो भी एक अपने आप में, क्योंकि जो जीत गया, हार गया, लेकिन बावजूद वो वोट कहाँ होते, इस पे भी एक समीक्षा मुझे लगता है कि देखिए प्रशिक्षणों में कोई चर्चा में कभी ये मुद्दा उठे और आए तो नहीं, बिल्कुल ये होगा और ये होना भी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दतिया के चुनाव के परिणाम ने एक बहुत तगड़ा राजनीतिक संदेश तो दे दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो चुनाव का जो परिणाम आया है, उपचुनाव का परिणाम जो आया है, वो कहीं ना कहीं दोनों ही दलों के लिए संदेश है। कांग्रेस इस वक्त फुल कॉन्फिडेंस में आ गई है, उसका जो खोया हुआ आत्मविश्वास था वो वापस आ गया है, ऑक्सीजन मिल गई है 2028 के लिए लय को बरकरार रखने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि थोड़ा सा आत्ममंथन करे, आत्मचिंतन करे, कहाँ कमी रह गई उसको सुधार करे। जैसा कि संदीप जी ने कहा कि भाई प्रशिक्षण पर थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा और अच्छे से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। तो एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।